जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। तो बच्चों, आपने 9th क्लास अच्छे से पढ़ी और पास हो गए आप। तो अब आ गई है आपकी 10th क्लास, बोर्ड की क्लास। टेंशन वाली बात नहीं है, जैसे आपने 9th पास करी ऐसे ही 10th भी पास कर लो। बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है और डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि पेपर आने से 2 दिन पहले पढ़ोगे पास हो जाओगे। पास होना एक अलग बात है, आपकी स्किल्स को डेवलप करना एक अलग बात। ठीक है, तो सिलेबस की बात करूं तो आपका सिलेबस 9th की तरह इतना चेंज नहीं हुआ। थोड़े बहुत चेंजेस आए होंगे, तो वो इतने चेंजेस बड़े नहीं है। ठीक है, जो आपके चैप्टर्स हैं वो वही चैप्टर्स है जो प्रीवियस ईयर 10th के थे, वही चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। और जो 9th का सिलेबस चेंज हुआ है वो मैंने बता दिया कि वो जो चैप्टर्स हैं वो सिर्फ हमारे लिए चेंज हुए हैं, क्योंकि हमें पढ़ानी है नई चीज। आप तो 10th में आ गए तो आपके लिए तो नए सिलेबस है ही। ठीक है, तो सिलेबस चेंज हो जाए नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको डेली पढ़ना चाहिए और डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, करते हैं हम अपना चैप्टर शुरू। चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। 10th क्लास का ये पहला चैप्टर है, तो अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, रिकमेंडेशन है एक, कि जब आप इस चैप्टर को शुरू कर रहे हो तो आपको 9th क्लास की थोड़ी बहुत चीजें आनी चाहिए। जैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, आयंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्योंकि इन वर्ड्स का मैं यूज यहाँ पे करने वाला हूं। ठीक है, मैं ही नहीं, अगर आप कहीं और भी पढ़ोगे तो वहां पे भी ये जो मैंने वर्ड्स बोले, आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, तो ये वर्ड जो है यहाँ पे भर भर के यूज होने वाले हैं। ज्यादातर चीज जो भी आपने 9th में पढ़ी है और यहाँ पे आ रही है, वो मैं साथ के साथ थोड़ी बहुत क्लियर कर दूंगा, जहां मुझे लगेगा कि हाँ ये बताने वाली बात है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो मैं वो साथ के साथ भी आपको बता दूंगा। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। आपने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में तो पढ़ा ही है। क्या होता है केमिकल चेंज? जिसमें नया सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। और जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता, सिर्फ शेप और साइज चेंज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम केमिकल चेंज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है ये? इट इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आपको पता है जब केमिकल चेंज होता है तो नया सब्सटेंस बनता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? अलग होती है, जिससे वो बने। तो यहाँ पे वही लिखा है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस जो है वो नई चीजों में बदल जाते हैं, और उनकी जो आइडेंटिटी होती है या फिर प्रॉपर्टीज जो होती है वो अलग हो जाती है। ठीक है, उसे ही हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। आपकी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन आपको कहां कहां देखने को मिलता है? पहला तो दूध का दही में बदलना, ये भी केमिकल रिएक्शन है। वहां पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं? दूध को कर्ड में, दही में कन्वर्ट कर देते हैं, ये केमिकल रिएक्शन है। लोहा देखोगे आप, अगर मॉइस्चर वगैरह वहां पे लग जाता है तो लोहा में जंग लग जाती है। ठीक है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन है, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब सब्जी गलती है या सड़ती है या डिकम्पोज होती है तो वो भी केमिकल रिएक्शन है। आप रेस्पिरेशन के बारे में जानते हो, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे हमारी जो बॉडी के सेल है वे क्या करते हैं? ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो भी क्या है? रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। तो आपकी डेली लाइफ में बतेरी सारी आपको केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गए डेली लाइफ में। अगर आपसे बोला जाए कि कोई सब्सटेंस चेंज हो रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं। तो इसे जानने के लिए ये कुछ चीजें हैं, ये इंडिकेशन देती है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो सकती है। जैसे चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो जाता है। जैसे लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, इनमें क्या होते हैं? चेंजेस हो जाते हैं। लिक्विड है तो हो सकता है गैस भी बन जाए, गैस है तो लिक्विड भी बन जाए, सॉलिड है तो गैस बन जाए। तो ये क्या है? स्टेट चेंज हो रहे हैं। चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे व्हाइट है तो वो येलो बन सकता है। ठीक है, तो कलर चेंज हो सकता है वहां पे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस वहां पे आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी आपको वहां पे चेंज नजर आएगा।
ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इंडिकेशन देते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। सीआर मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये कुछ एक्टिविटी है आपकी बुक में ही। पहली है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नीशियम की रिबन को हम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ही आपका व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, जो मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, धातु है, वो चेंज हो गया। ठीक है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसे जलाया गया, यानी सीधा सीधा बोले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई गई, तो वो क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। यहाँ पे बच्चों हीट निकलती है और ज्यादा। जब आप उसे जला रहे हो तब तो हीट प्रोवाइड कर रहे हो, जब वो रिएक्शन हो जाती है या रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें हीट भी बहुत ज्यादा निकलती है, यानी टेम्परेचर चेंज आपको मिलता है। दूसरी एक्टिविटी है रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। जब ये रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। यहाँ पे PbI2 यानी लेड आयोडाइड बनता है, जिसका कलर होता है येलो, तो उसी को क्या बोलते हैं, येलो प्रेसिपिटेट। देखो, जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को बीकर में डाला जाता है तो क्या होता है, वहां पे सॉल्यूशन एक तरीके से पानी जैसा लगता है। जब इन्हें मिलाते हैं तो क्या होता है, जैसे आप मिट्टी को पानी में डालते हो तो नीचे बैठ जाती है, ऐसे ही क्या होता है, लेड आयोडाइड जो है वो नीचे बैठ जाता है और उसका कलर क्या होता है, येलो। यानी जो भी सब्सटेंस पानी में या लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो रहा, सॉल्युबल नहीं है, वो नीचे बैठेगा, जाहिर सी बात है, जैसे मिट्टी बैठी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। और इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, उसका कलर येलो है तो येलो प्रेसिपिटेट वहां पे क्या हुआ, बना। तो ये क्या बताता है, कलर चेंज हुआ, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एसिड। अगर जिंक भी क्या एक एलिमेंट है, जिंक को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या होता है, वहां पे हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती है, यानी गैस जो है वो रिलीज हुई और यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। गैस मैंने बता दी कौन सी रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब इन्हें शो करने के लिए हम क्या करते हैं, दो चीज इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला तो हम वर्ड इक्वेशन यूज करते हैं इसे बताने के लिए। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, मैंने बताया ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो आग लगती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये हो गया तरीका वर्ड इक्वेशन। अच्छा, मैंने यहां पे O2 लिख दिया सीधा, तो इसको मेरे को क्या लिखना है, ऑक्सीजन लिखना है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या है, आपका वर्ड इक्वेशन है। मैंने वर्ड के माध्यम से आपको बताया है कि क्या क्या हुआ यहाँ पे, कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और मैग्नीशियम ऑक्साइड रिलीज हुआ, मतलब बना। यहाँ पे हीट भी निकली, एनर्जी भी निकली, तो मैं यहाँ पे प्लस हीट लिख देता हूं। ठीक है, यानी टेम्परेचर चेंज हुआ है वहां पे। अभी आप यहाँ पे देखो कि हमने क्या किया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तो ये बना आपका प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलेंगे रिएक्टेंट, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट है। क्या है बच्चों, रिएक्टेंट, जो रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्टेंट है। और जो आपका बन रहा है राइट हैंड साइड में, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी चीज अगर राइट हैंड साइड में लिखी है यानी बन रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब ये हो गया वर्ड में लिखने का तरीका, कि वर्ड से आप पहचान रहे हो कि क्या क्या हुआ। अब इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती है, इनको आप लिखने बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो साइंस ने क्या किया, इसको छोटा कर दिया। कैसे, इनको आप रिप्रेजेंट करो इनके सिंबल से। आपने पिछली क्लास में सीखा होगा सिंबल्स की, हर एलिमेंट्स को कुछ सिंबल से हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे एल्युमिनियम को Al, ऑक्सीजन को O,
हाइड्रोजन को H, हीलियम को He, ये आपने सीखा था, है ना। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे सिंबल के साथ। जैसे मैग्नीशियम को बोलते हैं Mg, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है यानी O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है यानी MgO, ठीक है। तो यहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अब ये बना कैसे, आपको पता है मॉलिक्यूल फॉर्म कैसे होते हैं। जैसे Mg जो है वो ऐसे सिंगल फॉर्म में नहीं मिलता, वो लैटिस फॉर्म में होता है, ठीक है, यानी कि बड़े बड़े उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें रहता है। तो ये जो एक एलिमेंट है, एक एटम है, ये ऐसे सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, ये मिलता है आपको Mg+2 में, ठीक है, Mg+2 में, यानी मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसे बनता है। और ऑक्सीजन जो है वो ऐसे नहीं मिलता, ऑक्सीजन आपको मिलता है O-2 में, क्योंकि ये आयंस के फॉर्म में रहते हैं, एटम के फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करते, अनस्टेबल होते हैं। तो ये मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन हटा देता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, अपने पास ले आता है, जिससे इनके जो ऑक्टेट वगैरह है ये स्टेबल हो जाती है। 9th क्लास में आपने पढ़ा था। अब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए क्या करोगे आप, इसको यहां ले जाओ और इस वाले को यहां ले जाओ, तो क्या बनेगा, MgO, ठीक है। 2 बनता है, उसे काट देते हैं हम, ठीक है। तो ये बना आपका, तो ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशंस हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। आपको पता चल रहा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब दूसरा एग्जांपल यही ले लो, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड होता है आपका Pb, नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस। जो बच्चों ब्रैकेट में डालने के बाद यहाँ पे 2 लगता है, इसका मतलब नाइट्रेट का होल ट्वाइस है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, Pb+2 में होता है और नाइट्रेट जो है NO3 -1 में होता है। अब ये जाएगा यहां पर और ये 2 आएगा यहां पर, तो क्या बनेगा, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, आया समझ में। तो ये बना। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, पोटेशियम को बोलते हैं K, तो KI, ये हो गया पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं। अब अगेन ये कैसे बना, इसके लिए K ये +1 में रहता है और I -1 में, तो ये KI बन गया, ठीक है। जब ये रिएक्ट कराते हैं, आपस में रिएक्शन होती है इनकी, तो क्या बनता है, PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3। अब अगेन यहां पर देखो, Pb +2 है और यहां -1 है, तो यानी ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा Pb और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2, तो PbI2 हो गया। और पोटेशियम नाइट्रेट कैसा है, ये +1 है, ये -1 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, मतलब 1 1, तो यानी KNO3 ऐसे बन गया ये कंपाउंड। तो ये बना। अब येलो प्रेसिपिटेट किसका आया था, इसका, तो हम ऐसे एरो लगा देते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि प्रेसिपिटेट किसका हुआ, PbI2 का, ठीक है, यानी इनसॉल्युबल है ये, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है जिंक प्लस, मैंने बताया डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराना है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करा देता हूं, तो क्या बनेगा आपका, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये गैस है तो मैं इसको ऊपर की तरफ कर देता हूं क्योंकि हवा में निकलेगी, ठीक है। ZnCl2 कैसे बना, Zn+2 और Cl -1, तो ये यहां और ये यहां, तो ZnCl, ठीक है। तो ये बना। अब मैं यहां पे इसकी जगह H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड लूं, तो क्या बनेगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी मेटल की अगर
एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, वो अगले चैप्टर में एसिड एंड बेस में आप सीखोगे। तो ZnSO4 कैसे बना आपका, Zn + 2 SO4 2 नेगेटिव। अब ये 2 यहां गया, ये यहां गया, दोनों सेम है, दो तो कट जाएंगे, तो क्या बनेगा ZnSO4। ठीक है, तो ये ऐसे होती है क्या, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, और ये इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन, जिसे हम शो करते हैं कि हुआ क्या। ठीक है, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, आ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड। मैंने बताया ये दोनों मैथ की इक्वेशन की तरह है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब आपको पता है कि मैथ में क्या होता है, मैथ की इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू होती है वही राइट हैंड साइड वैल्यू होती है। ठीक है, उससे आप वैल्यू वगैरह निकालते हो। तो केमिकल इक्वेशन में भी क्या होगा, जितने एलिमेंट यहां पे प्रेजेंट है उतने ही टोटल एलिमेंट यहां पे भी प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे 1 mg 1 mg, यहां 2 ऑक्सीजन है लेकिन ये 1 ऑक्सीजन है, तो यानी ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, या तो यहां पे 1 ऑक्सीजन कम कर दो हाफ से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई करके आपने क्या किया, 1 ऑक्सीजन कम कर दिया, यानी 1 ऑक्सीजन यहां और 1 ऑक्सीजन यहां, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा कैसे करते हैं बैलेंस, अभी तो ये बस एग्जांपल के लिए बताया। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। अब सवाल आता है हमें बैलेंस करने की जरूरत क्यों है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि ना ही मास को क्रिएट किया जा सकता, ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता। ठीक है, यानी जितना मास लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही मास राइट हैंड साइड भी होगा, वो हटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, ना ही ज्यादा होगा ना ही कम होगा। तो इन एलिमेंट का क्या है, मास है कुछ ना कुछ। तो अगर इन एलिमेंट को हम इक्वल कर दें लेफ्ट और राइट, तो यानी कि मास भी इक्वल हो जाएगा। सही सी बात है, जैसे मैग्नीशियम यहाँ 1 है तो इसका कुछ मास होगा, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 तो इसका भी मास उतना ही होगा जितना लेफ्ट साइड में है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो उतना ही मास यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन, यानी जितना मास ऑक्सीजन का यहाँ है उतना यहाँ भी होगा। तो ऐसे हम बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस लॉ को फॉलो करते हैं। अब वर्ड इक्वेशन से या नॉर्मल केमिकल इक्वेशन से ये तो पता चल जाता है कि रिएक्शन में हुआ क्या। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए इसे हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग जैसे मैंने ये बताई, पहला MgO प्लस हाफ O2, ये बन जाएगा आपका MgO। ठीक है, अब बुक में आपके कुछ भी दे रखा हो, हमें क्या करना है, यहां पे एक छोटी सी ट्रिक लगानी है, SOHE बैलेंस, सो ही बैलेंस, ये याद रखना है आपको। हिट एंड ट्राई मेथड से तो करते ही हैं हम। सबसे पहले आपको क्या करनी है, एस बैलेंस करना है, यानी स्पीसीज बैलेंस करनी है। जो आपके मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये क्या होते हैं, इन्हें भी हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज होते हैं। स्पीसीज के अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो स्पीसीज बोल दिया हमने, लेकिन हमें पहले स्पीसीज बैलेंस करनी है अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी आपको एलिमेंट दिख रहे हैं पहले उन्हें बैलेंस करने की कोशिश करो, ताकि वो बैलेंस हो जाए। जब वे बैलेंस हो जाए तब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करो। ठीक है, मेरा मानना तो यह है कि पहले स्पीसीज को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। और जो सारी केमिकल इक्वेशन है, वैसे 11th क्लास में आप अच्छे से सीखोगे केमिकल बैलेंस करना।
केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। लेकिन अभी बस इतना ही याद रखो कि आपको ऐसे बैलेंस करना है और छोटी मोटी रिएक्शंस आपको बैलेंस करनी है, ज्यादा बड़ी नहीं करनी, ठीक है। फिर आपको जब ये तरीका अपना लो, फिर आपको एक बार क्रॉस चेक करना है कि सारी जो इक्वेशन है उनमें सारे एलिमेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल है या नहीं है, मतलब क्रॉस चेक करना, ठीक है। एग्जाम्पल से देखो, यहां पे हाफ नहीं था, मैंने लगाया। पहले आपको क्या करना है, स्पीसीज अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, यानी मैग्नीशियम 1 बैलेंस है। फिर आपको क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है। अब या तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन ये जो पूरा 1 है जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप यहां कोने में लगा दो ना, वो गलत हो जाएगा। उससे क्या हुआ, कंपाउंड की आइडेंटिटी ही चेंज हो गई, ठीक है, MgO2 बन गया, वो गलत है। तो आपको क्या करना है, यहां मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप किसी नंबर से कैसे करते हो मल्टीप्लाई, कि 56 है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो पहले 6 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर आगे कैरी वगैरह लगा के 5 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, यानी पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ऐसे ही यहाँ पे भी पूरी क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे लगने का मतलब सिर्फ इस एलिमेंट का आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, वो आप कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, वो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे हाइपोथेटिकल बॉक्स बनाना है, मन में सोचना, बनाना नहीं, क्योंकि पेज वगैरह खराब होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन बॉक्स के बाहर ही मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाना है, नंबर लगाने हैं। तो जैसे अगर यहां 2 लगाओगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिर से क्या करो, मैग्नीशियम को यहां 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दो। अब एक बार चेक करो, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, और ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 जो है मैग्नीशियम से भी मल्टीप्लाइड है और ऑक्सीजन से भी, ठीक है। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर से 2 मल्टीप्लाई, यानी ऑक्सीजन 2 और ये भी 2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, Mg + O2 2MgO, ये 2। अब जब मैंने यहाँ पे हाफ लगाया था, इसका मतलब भी सेम हुआ, जैसे मैग्नीशियम 1 यहाँ पे, अब ये 2 जो है वो ऐसे तो कट जाएगा, तो यानी ऑक्सीजन 1, यहाँ भी ऑक्सीजन 1, ठीक है। अब इसको क्या करो, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से यहां तक। ऐसा करते हो ना आप, कि अगर 2 को यहां से मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी कर दोगे, तो ऐसा ही बन जाएगा, यानी 2mg, ये 2 कट जाएगा, ऑक्सीजन O2, ये 2MgO। ऐसा समझ में। अगला एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल कैसा है आपका, ये दे रखा है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, बैलेंस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी दिख रहे हैं उनको उठा लो। जैसे पीबी बैलेंस है, छेड़ना नहीं, I 1 है, यहां 2 है। अब इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करोगे आप बैलेंस, सबसे पहले आप क्या करो, अच्छा मैं यहीं बैलेंस कर देता हूं, फिर यहाँ पे अच्छे से लिख दूंगा, वरना स्पेस की दिक्कत आएगी। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिससे हुआ क्या, यहाँ पे I2 हो गया, यहाँ पे I2, मतलब आयोडीन जो है वो बैलेंस हो गए, ठीक है। लेकिन ये जो पोटेशियम है ये 2 हो गया, और यहाँ पे तो 1 था, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेड 1, पोटेशियम 2, आयोडीन 2। अब इस 2 को इससे लेड से मल्टीप्लाई मत कर देना, ये जो नीचे लिखे होते हैं ना 2, ये सिर्फ इसके हैं। अगर दोनों के होते तो हम ब्रैकेट लगाते ऐसे, ठीक है, यानी नाइट्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन 3 × 2 6, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना है, 2, यहां पे ये 2, ठीक है। ऑक्सीजन 3 × 2, मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2 हमारा, तो 6 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन ये इंटू 2, 6 ऑक्सीजन, यानी ये हो गया बैलेंस। तो आप क्या करोगे, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki, यानी पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड प्लस 2 पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये आपका बैलेंस हो गया, चेक कर लिया आपने।
तीसरा आप क्या करो, HCl के साथ बैलेंस करो। Zn एक, H एक, पहले Cl कर लो बैलेंस, Cl एक, Cl दो, तो यहां क्या करो 2 से मल्टीप्लाई। अब ये पूरा बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन दो, तो आप क्या करो Zn 2HCl gives ZnCl2 एंड हाइड्रोजन 2। अब इससे बैलेंस करोगे तो कैसे करोगे, Zn एक सल्फर। अच्छा देखो यहां पे जब सल्फेट आ जाए, सल्फर में जैसे SO4 आ जाए तो, और उसके अलावा कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो आप इस पूरी क्वांटिटी को एक मान लो। यानी सल्फेट आ जाए और उसके अलावा कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है पूरी रिएक्शन में, तो क्या करो इसको एक यूनिट मान लो। जैसे सल्फेट पूरा एक है, यहां पे भी क्या है, पूरा एक है, तो ये बैलेंस है, यानी Zn बैलेंस और सल्फेट बैलेंस। अब आपको क्या करना बैलेंस, हाइड्रोजन, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, यानी कि इसको ऐसे ही लिख दो Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2 गैस। ठीक है, आगे समझ में। फिजिकल स्टेट सिंबल्स, यानी कि जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो उनका कुछ ना कुछ स्टेट होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, गैस होगा, या फिर पानी के अंदर क्या होगा, वे डिसॉल्व होंगे, सॉल्यूशंस होगा। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन के लिए AQ लिख देते हैं, यानी एक्वस सॉल्यूशन। सॉलिड के लिए S लिख देते हैं, लिक्विड के लिए L और गैस के लिए G। ठीक है, इससे रिप्रेजेंटेशन हम कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो सब्सटेंस है ये लिक्विड है, गैस है या फिर एक्वस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आयरन जो है वो तो सॉलिड होगा, आयरन आपका सॉलिड होता है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, सॉलिड लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, सबस्क्रिप्ट में। पानी यहाँ पे गैस के फॉर्म में होता है, यानी स्टीम होती है। जब आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, आपका मैग्नेटाइट बनता है, यानी Fe3O4 बनता है। ये आपका सॉलिड होता है और ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं ये ब्लैक है और सॉलिड मैंने लिख ही दिया है। ये आपका क्या है, मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, गैस है तो मैंने G लिख दिया। ठीक है, आप एरो भी बना सकते हो ऊपर की तरफ। तो ये क्या हो गए, इनके स्टेट हो गए कि ये इन स्टेट में प्रेजेंट है। अब कुछ रिएक्शन कंडीशन होती है, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, सनलाइट, इनकी क्या प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। मतलब अगर आप दो रिएक्टेंट को रख दोगे तो आपस में रिएक्ट हो भी सकती है, नहीं भी। कुछ कंडीशन होनी पड़ेगी वहां पे जिससे वो आपस में रिएक्ट कर जाएं। जैसे अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तभी वो रिएक्ट करें। जैसे मैग्नीशियम को क्या किया था आपने, जलाया था। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कंडीशन प्रोवाइड करी थी आप। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, हीट बढ़ा दो, प्रेशर हो सकता है कि प्रेशर डाल दो आप जिस प्रेशर पे वो रिएक्ट कर जाए। अलग अलग होती हैं, जैसे किसी रिएक्शन की कम प्रेशर पे रिएक्शन हो जाती है, किसी की ज्यादा। कैटलिस्ट, यानी कुछ रिएक्शन स्लो होती हैं, कैटलिस्ट की मदद से क्या होता है, वो रिएक्शन फास्ट हो सकती है। यानी कैटलिस्ट क्या करता है, एक हवलदार है, हवलदार जैसे कैदियों को 2 डंडे मार के जल्दी जल्दी काम कराता है, ऐसा ही कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करता है, खुद तो कुछ नहीं करता, वो क्या करता है, रिएक्टेंट को फास्ट रिएक्ट कराने में हेल्प करा देता है। यानी रिएक्शन जो पहले धीरे हो रही थी उसे वो तेज कर देता है। कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन को स्लो भी कर देते हैं। ठीक है, उन्हें नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। तो ज्यादा डीप में आपको जाना नहीं है। कैटलिस्ट क्या है, वो सब्सटेंस जो रिएक्शन को तेज करा दे, आपको यही याद रखना है। सनलाइट, कुछ कंडीशन ऐसी भी है जैसे सनलाइट या किसी अलग फॉर्म में एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं जिससे रिएक्शन हो जाती है। जैसे सनलाइट फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती है सनलाइट की, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर सकते हैं, पानी को ब्रेक कर सकते हैं, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगी, यानी डिफरेंट टाइप की फॉर्म ऑफ एनर्जी लगती है जिससे क्या होता है, रिएक्शन हो जाती है। कुछ कंडीशंस है, जैसे सनलाइट का मैं एग्जांपल दूं
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में प्लस पानी H2O लिक्विड के फॉर्म में, सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 बनता है, ये आपका एक्वस है यानी पानी के अंदर डिसॉल्व होता है ये, और बनता है आपका ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। अब यहां पर सनलाइट होना मस्ट था। जो पेड़ पौधे हैं वो सनलाइट के बिना क्या नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, ध्यान दो, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ठीक है, अब आगे मैं इलेक्ट्रोलिसिस भी पढ़ाऊंगा कि पानी में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, ये H2 और O2 में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई इनमें से, कैसे कराई वो आगे मैं आपको समझाऊंगा, अभी बस एग्जांपल लिख लो। दूसरी कंडीशन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को जब आप रिएक्ट कराओगे हाइड्रोजन गैस से, वो भी 340 ATM पे यानी 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्ट कराओगे तो आपका बनेगा CH3OH। ये आपका क्या है, मीथेनॉल है। क्या है, मीथेनॉल। ठीक है, अब ATM क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी समुद्र के लेवल पे, सरफेस पे जो भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहता है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 ATM में 101 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। पास्कल क्या है, SI यूनिट है प्रेशर नापने की। ठीक है, अब क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हमने देखा था कि मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन मैग्नीशियम को रिएक्ट कराने से पहले हम क्या करते हैं, उसे क्लीन करते हैं। क्यों, देखो ऑक्सीजन जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट है, तो मैग्नीशियम इंतजार करेगा कि आप कब जलाओगे उसे। मैग्नीशियम यहाँ पे जो है वो रिएक्टिव मेटल है, तो वो आसपास के ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यानी अगर ये मैग्नीशियम है तो ये आसपास जो इसके चारों तरफ जो लेयर है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और इसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देगा। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बनी ये प्रोटेक्ट करेगा मैग्नीशियम को फर्दर रिएक्शन के लिए। तो यानी जब आप जलाओगे तो अच्छे से रिएक्शन नहीं मिलेगी, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना चाहोगे तो अच्छे से रिएक्शन नहीं बनेगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसे पहले क्लीन करेंगे ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड हट जाए और हमारी जो रिएक्शन है वो परफेक्टली आ जाए। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। अब ये 5 क्वेश्चन है जो बैलेंसिंग के ऊपर बेस्ड है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला क्या कह रहा है, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो इसको पहले तो आप क्या करो, इक्वेशन में कन्वर्ट करो। हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक होता है, यानी अकेले नहीं रहता, 2 एटम एक साथ रहते हैं यानी H2। क्लोरीन भी डायटोमिक रहता है, Cl2। बन क्या रहा है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। ठीक है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन पता ही है, Cl नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव, तो क्या बनेगा, Cl HCl। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, बैलेंसिंग। आपको सबसे पहले क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट दिख रहे हैं उसको बैलेंस करो। Cl2 है यहाँ पे 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ 2, तो ये बैलेंस है। अब स्टेट की बारी आई तो ये गैस फॉर्म में होते हैं, ये भी गैस फॉर्म में होते हैं महाराज, और अभी जब गैस से रिएक्शन हुई है तो ये भी गैस बनेगी, हालांकि HCl लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बैरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट जब आपस में रिएक्ट करेंगे या रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। अब मैंने एरो के लेफ्ट साइड ही दोनों रिएक्टेंट रखे हैं और राइट साइड क्या रखे हैं, प्रोडक्ट रखे हैं। आपको भी ऐसा ही करना है। ठीक है, ऐसा मत कर देना
ये एक लाइन में हो गया, फिर एरो यहाँ लगा के अगली लाइन में नीचे कर दो। ऐसा मत करना क्योंकि कंफ्यूजन होती है चेक करने में भी और आपको भी पढ़ने में कि रिएक्टेंट कौन से है, प्रोडक्ट कौन से है। ठीक है, तो ऐसा ही करना कि एरो के लेफ्ट साइड चाहे ऊपर नीचे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट रखने हैं, यानी लेफ्ट साइड रिएक्टेंट रखने हैं और राइट साइड प्रोडक्ट रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, बैरियम क्लोराइड, यानी बैरियम क्लोराइड आपका कैसे बनता है, Ba पॉजिटिव टू क्लोरीन होता है Cl नेगेटिव, तो यानी यहाँ पे क्या बनेगा BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स, एल्युमिनियम जो है वो Al पॉजिटिव 3 में होता है और SO4 जो है वो 2 नेगेटिव में होता है या नेगेटिव 2 में होता है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या बन जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, बैरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस आपका बन रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। ठीक है, दोनों L है, मैंने अलग अलग बना दिया, AlCl3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के लिए बैरियम यहां एक, यहां एक, ठीक है, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3, तो क्या करो आप यहां पे 3 से यहां मल्टीप्लाई करो, 2 से यहां मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आप हटा तो नहीं सकते या फिर ऐसे ऐड नहीं कर सकते कि एक और Cl ऐड कर दो, ऐसा नहीं कर सकते, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से कर दिया, 3 से कर दिया, ऐसे ही आपको बैलेंसिंग करनी है। आप अपने तरफ से क्या कर नहीं कर सकते कि ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, आपने कभी ऐसे कर दिया प्लस Cl कि एक और 4 हो गए, ऐसा नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इन कंपाउंड से। तो आपने 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इधर कर दिया, क्यों, क्योंकि 3 2 जा 6 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, तो 6 क्लोरीन इधर, 6 क्लोरीन इधर। अब आपका बैरियम फिर से बिगड़ गया, तो बैरियम यहां 3 है तो यहां भी 3 कर दो। ठीक है, एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 2 हो गए, सल्फर 3 है, सल्फर 3 है, ऑक्सीजन 4 3 जा 12, ऑक्सीजन 4 3 जा 12 यानी बैलेंस। अब इसको ऐसे 1 यूनिट की तरह भी सॉल्व कर सकते थे, क्यों, क्योंकि सल्फेट है और बाकी जगह कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, तो बैलेंस हो गया ना सीधा। ये सल्फेट 3 है और ये जो सल्फेट है वो भी 3 है, बैरियम भी 3 है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाइड है पूरा, है ना, तो ये हो गया बैलेंस। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोडियम वाटर रिएक्ट करते हैं यानी Na प्लस वाटर रिएक्ट करता है सोडियम से, तो क्या बनता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब यहां पे बैलेंसिंग करनी है, सोडियम 1, सोडियम 1, वाटर में हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहां 2 है, ऑक्सीजन तो बैलेंस है ना, इसलिए मैंने उसे इग्नोर कर दिया था। तो यहां पे क्या कर सकते हो आप, हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको क्या करना है, होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी ये 2, ये 2, ये 2 और यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, सोडियम 2, सोडियम 2, पानी के मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, 2 ये हाइड्रोजन, 2 ये हाइड्रोजन 4। ठीक है, तो ये आपका सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये आपका एक्वस है और ये आपका गैस है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्यूशंस ऑफ बैरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट, यानी जब ये रिएक्ट होते हैं, पानी इनके अंदर है, ठीक है, वो बता दिया। बैरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड, ये आपका बनता है NaCl। ठीक है,
अब ये जो वाटर वगैरह दिया है, इनका क्या यूज, ऐसे आपको दिया हुआ होगा और आपको रिएक्शन लिखनी होगी उनके स्टेट के साथ। जैसे सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड दिया है, यानी ये एक्वस है, ठीक है। एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर दिया है, यानी ये भी एक्वस है, यानी पानी के अंदर है। इंसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, यानी कि ये प्रेसिपिटेशन है, सॉलिड है, ठीक है, इंसोल्यूबल है, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी ये भी क्या है, एक्वस है। अब इसको बैलेंस करो, बैरियम एक, क्लोरीन को कर लो पहले, बैरियम एक, क्लोरीन 2, यहां 1, तो इसको 2 कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ही आपको बैलेंस करना है। सोडियम 2, सल्फेट 1, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा ऑक्सीजन कहीं प्रेजेंट नहीं है, तो हम SO4 को 1 यूनिट मान लेंगे यहाँ पे। अगर आपको वैसे भी बैलेंस करना है, क्योंकि सल्फर 1 है, सल्फर 1, O4 है, O4 है, बैलेंस, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी NaOH जो है उसका एक्वस है, सॉल्यूशन बोला है यहाँ पे। रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl, यानी ये भी क्या है, एक्वस है, क्योंकि सॉल्यूशन बोल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl एंड वाटर, अब ये क्या है, एक्वस है, क्योंकि वाटर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पर बैलेंसिंग कैसे करोगे, सेम वही रूल, सोडियम बैलेंस, Cl बैलेंस, एक H 2 H और एक O बैलेंस, ये लिक्विड है, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई। अब आगे क्या करेंगे, हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जहां जहां आपकी इक्वेशन आएगी वहां बैलेंसिंग कर देंगे, और लास्ट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बैलेंसिंग वगैरह यानी पूरे चैप्टर की। तो वहां पे भी 2-3 क्वेश्चन या 4-5 जितने भी होंगे हम सॉल्व कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका जो टॉपिक है वो दिमाग में घूमता रहेगा, चलता रहेगा, जिससे क्या होगा, एक तरीके से रिवीजन हो जाएगी। अब सारे क्वेश्चन मैं यही रिवाइज करा दूं, फिर आप पढ़ने वाले नहीं हो, बाद में क्या करोगे, आप भूल जाओगे। अगर आप हर दिन एक एक क्वेश्चन भी बैलेंस करते रहोगे तो भी आपके दिमाग में रहेगा वो, ठीक है। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी आपके एनसीईआरटी में, यानी आपके सिलेबस में जितने भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलके जुड़ के एक सब्सटेंस बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जनरल फॉर्म में लिख देता हूं यहां पे, जैसे A कोई रिएक्टेंट है, B कोई रिएक्टेंट है, तो ये जुड़ के कंबाइन होके क्या बन जाता है, AB। तो ये क्या है, जनरल फॉर्म है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है। कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या है, कंबाइन होना, ठीक है। पहला एग्जांपल देता हूं मैं, सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, पानी बनता है। तो ये मैंने क्या कर दिया, स्टेट के साथ रिएक्शन लिख दी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 अलग अलग थे, जब ये प्रोडक्ट बना, इनका रिएक्शन हुई, इनकी प्रोडक्ट बना, तो क्या बना, पानी बना। अब आपको यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल दिख रहा होगा जो कि 1 यूनिट है, तो यानी क्या हुआ, A और B रिएक्ट होके AB बन गए, ठीक है। 2 रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट कितना निकला, 1, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है आपका कार्बन, यानी कोल वगैरह जो होते हैं उनसे कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन गैस के साथ क्या करा दी, रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे मैंने O2 नहीं लिखा था, O2 होगा भैया, क्योंकि डायटोमिक होता है ये, ठीक है, गलती हो गई थी। कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस में जब ये रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2, ये क्या है, गैस। यानी कार्बन एक एलिमेंट था, ठीक है, यानी कोल जो होता है, कोल कार्बन से ही बनता है,
उसकी रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ए बी के साथ रिएक्ट करा के ए बी बन गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं हम। कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका सॉलिड होता है, प्लस पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे लिक्विड में, तो आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। तो ये इस रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज हो जाती है। यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। ठीक है, यानी एनर्जी जो है, हीट एनर्जी, वो रिलीज होगी। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ, ये कंपाउंड नहीं है, कोई भी आपका प्रोडक्ट नहीं है, ये तो एक एनर्जी है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे हीट भी निकल रही है तो ये कॉम्बिनेशन कैसे हुआ। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और पानी आपस में रिएक्ट करके ये बना दिया। अब ये तो एनर्जी है, ये कोई कंपाउंड थोड़ी है। ठीक है, तो ये आपका बन गया, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इसी रिएक्शन को, जो थर्ड रिएक्शन मैंने बताई, इसी रिएक्शन को यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग में। यानी व्हाइट वॉशिंग में ये रिएक्शन मिलती है। जैसे आप दीवारों पे व्हाइट वॉशिंग कराते हो व्हाइट कलर की, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, पहले तो वो मॉइस्चर लगता है वहां पे, गीला गीला। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो शाइनी सरफेस वहां पे आ जाता है, मॉइस्चर चला जाता है। तो क्या होता है उसमें, यहां तक रिएक्शन हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके आपका बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। और जो आपका पानी बना H2O, ये तो आपका सॉलिड है और ये लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये आपका सॉलिड है। ठीक है, ये एक्वस था और ये गैस है। तो क्या हुआ, व्हाइट वॉशिंग में आप मिस्त्री वगैरह सब देखोगे या ऑब्जर्व करोगे तो व्हाइट कलर का सब्सटेंस लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, पानी में मिलाते हैं, उसे घोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और वो गर्म हो जाता है लिक्विड आपका। ठीक है, फिर उसकी क्या करते हैं, दीवारों पे पुट्टी वगैरह पेंट वेंट कर देते हैं। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग कर देते हैं। फिर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उनसे रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, जो कि व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है, जिससे शाइनिंग आती है। अब जो पानी बना, ये पानी मॉइस्चर में अवेलेबल है, मतलब दीवार में मॉइस्चर है, तो फिर वहां से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, इवेपोरेट हो जाती है। तो फिर आपको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे शाइनी सरफेस आता है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि कौन सा सब्सटेंस एक्स है जो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन पानी के साथ ये है, फिर आगे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा के कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ठीक है, अब बैलेंसिंग भी देख लेते हैं, जब हमने बैलेंसिंग सीख रखी है। हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 2 लेकिन ऑक्सीजन 1, तो क्या करो आप, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो इसको। हाफ से जब इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 2। अब मैंने बताया था आपको कि कभी भी ना आप ऐसे फ्रैक्शन में मत रखना, होल नंबर में कन्वर्ट कर देना। तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे भी 2। दूसरी रिएक्शन जो है वो पहले से ही बैलेंस है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 2 ऑक्सीजन कार्बन 1 कार्बन 1। तीसरी रिएक्शन है कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1 और 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 बैलेंस है पहले से ही। इसमें देख लो, कैल्शियम 1 कार्बन 1 कार्बन 1, ये 3 जो है ये सिर्फ O को ट्रिपल कर रहा है, कार्बन को नहीं, ना ही कैल्शियम को। ठीक है, यानी कैल्शियम और कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने, 2 और ये 2 4, तो आप यहां मल्टीप्लाई कर दो 2 से, नहीं हो तो गया बैलेंस, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो 4, और ये हाइड्रोजन कितना है, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो बैलेंस है पहले से ही। ठीक है, करने की जरूरत नहीं। अगली रिएक्शन है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो,
जैसे एक तो एग्जाम्पल आपका ये हो गया, इसमें क्या हुआ, हीट यहाँ पे रिलीज हुई है, तो ये क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो का मतलब निकलना, थर्मिक का मतलब हीट, तो यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट निकल रही हो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल तो ये होगा, ये भी लिख लेना। दूसरा एग्जाम्पल है आपका Mg प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो MgO बनेगा। ठीक है, ये सॉलिड, ये गैस और ये भी सॉलिड। ठीक है, इसमें मैंने बताया था आपको क्या होता है, हीट निकलती है, क्या होता है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, हीट रिलीज हो गई यहाँ पे, तो ये पहला एग्जाम्पल आपका हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, जब आप मीथेन को, ये आपका क्या है, मीथेन, इसको रिएक्ट कराओगे ऑक्सीजन से तो आपका बनेगा CO2 प्लस पानी। इसमें भी क्या होता है, हीट रिलीज होती है। यानी जब मीथेन को यानी CH4 को रिएक्ट कराओगे ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और पानी रिलीज होगा। यहाँ पे मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। ठीक है, अगर रूम टेम्परेचर पे होगा तो पानी यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, यहाँ लिक्विड लिखो, लिक्विड। आ गया समझ में? यानी जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे यानी जलाओगे तो आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पानी बनेगा। ठीक है, अब ये वाली जो रिएक्शन थी इसे बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, बैलेंस हो गई। यहाँ पे कार्बन 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2। तो ये 2 कट जाएगा और 3 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, यहाँ पे 2 और 1 3। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ 4 है, तो आप क्या करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो कार्बन 1 ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा, 3 ऑक्सीजन, 2 और 2 ये 4 ऑक्सीजन हो गए, तो मतलब गलत हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और यहाँ पे सिर्फ 2 कर देंगे, यानी 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए ऑक्सीजन, तो यानी 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। अब मैंने बोला था कि ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना, मैंने जरूरी नहीं बोला कि आप पहले स्पीसीज को बैलेंस करो, वो तो कंपलसरी है। फिर आपको देखना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन सही से पहले बैलेंस हो जाए। ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन हो सकता है डिसबैलेंस हो जाए तो वो भी बैलेंस कर दो। ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस करने के साथ साथ ऑक्सीजन पे भी ध्यान रखना है कि वो बैलेंस है नहीं। तभी तो मैंने बोला था लास्ट में आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपका जो रिएक्शन बैलेंस करी है आपने वो ठीक है या नहीं। ठीक है, क्रॉस चेक जरूर करना है। ठीक है, आंख बंद करके एक बार में सॉल्व करके सीधा निकल नहीं जाना। ठीक है, अगली रिएक्शन है आपकी रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है वो भी आपकी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। रिएक्शन में यहां लिख देता हूं, C6H12O6 ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएगी तो क्या बनता है, CO2 प्लस पानी। ठीक है, बैलेंस कर लेना इसे। बैलेंस कैसे करोगे, C6 यहां तो इसे भी C6 कर दो। ऑक्सीजन कितना है, 6 2 8, ये हो गया 12 और ये 13। तो इसको कैसे करोगे, यहाँ पे कितनी है, 6 2 8, अच्छा तो 13 - 6 कितना हो गया, 7। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 12 और यहाँ 2। तो पहले एक काम करो कि हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, यहाँ पे 6 डाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 इधर हाइड्रोजन 12 इधर हाइड्रोजन। ठीक है, 6 + 2 8, 6 2 जा 12 और 6 यानी 18। तो मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करना सही नहीं है। यहाँ पे आप कोशिश करना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ बैलेंस हो। मतलब आपको पहले क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करके देखना है, अगर वो हो रहा है और हाइड्रोजन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो ऑक्सीजन कर दो पहले बैलेंस। और अगर आप ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे हो और हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो रहा है तो पहले हाइड्रोजन को ही बैलेंस कर दो।
ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बस आपको। यहाँ पे कितने 6 2 8, यहाँ पे 18 थे, ठीक है, 6 और ये 12 18, तो यहाँ कितने कम पड़ रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 6 2 12, 6 + 12 18, तो ऑक्सीजन 18 इधर 18 उधर, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्वस में, ये आपका गैस में, ये गैस में, और ये लिक्विड में, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगली है आपकी। इस रिएक्शन में क्या होता है, एक जो कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में। मैं जनरल फॉर्म लिख देता हूं ए बी के फॉर्म में। जब ए बी ब्रेक होता है तो ए प्लस बी बनाता है, ये आपकी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपस में अपोजिट है एक तरीके से। कैसे, ए प्लस बी बन रहा था ए बी टूट के बन रहा है ए बी में, यानी डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन होना। तो एक कंपाउंड से 2 एलिमेंट बनना है, 2 कंपाउंड बनना, क्या हो गया, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो गया, तो यह है डिकम्पोजिशन और यह कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन में 3 रास्ते हैं आपके, हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन कराना, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, या फिर लाइट के थ्रू। पहले इन दोनों को देख लेते हैं, छोटे छोटे हैं, समझ में जल्दी आ जाएंगे। जैसे ये बीकर है, बीकर के अंदर आपने 2 रॉड डाल दी, ये लेड है, लेड की रॉड डाल दी। वैसे आप कंडक्टर डाल सकते हो कोई सा भी, ठीक है, चलो इसे हटा दो। कंडक्टर है ये, अच्छा गुड कंडक्टर है, मतलब इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा, इसमें पानी है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, तो H2O जो लिक्विड में प्रेजेंट है आपके, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। अब ऑक्सीजन जाएगी आपकी यहां पर और हाइड्रोजन जाएगा आपका यहां पर। अब इन रॉड के थ्रू क्या करेंगे, ऊपर बीकर वगैरह लगा देंगे, कनेक्ट कर देंगे, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो जाए, ठीक है। अब इसे बैलेंस करो। इसे बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पे हाफ करोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 यहां 2 यहां, बैलेंस हो गया। इसका मतलब कि अगर ये तो आपका गैस में है तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा, अगर ये 2 लीटर निकलती है हाइड्रोजन गैस, तो 1 लीटर निकलेगी ऑक्सीजन गैस। आगे समझ में, यानी कि 2:1 के रेशियो में यहाँ पे वॉल्यूम निकलता है, यानी हाइड्रोजन का जितना निकलेगा उसका आधा निकलेगा ऑक्सीजन का, ठीक है। तो बैलेंसिंग एक तरीके से ये भी बताती है कि कितना अमाउंट यहाँ पे निकलेगा। जैसे अगर ये तो हमने देख लिया वॉल्यूम के हिसाब से कि अगर 2 लीटर हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो 1 लीटर कितनी क्या निकलेगी आपकी, ऑक्सीजन। अगर ये बोल दिया जाए कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे तो 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है, 2:1 में है क्योंकि, यानी कि 2 पानी के मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे, 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल बनेंगे और 1 ऑक्सीजन के गैस का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। ऐसे ही जो रिएक्शन में नंबर्स आ रहे हैं उनका मतलब ये भी है, ठीक है। अब आता है फोटोलिटिक डिकम्पोज, अब आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, AgBr ये आपकी सनलाइट में ब्रेक हो जाते हैं और बनता है आपका Ag प्लस Br2। ये गैस होती है, ये सॉलिड और ये भी सॉलिड, ठीक है। सिमिलर रिएक्शन है आपकी AgCl सॉलिड, ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में Ag सॉलिड बनता है, यानी सिल्वर निकल जाता है और आपका क्लोरीन गैस निकलती है। अब सिल्वर का पता है आपको कलर क्या है, ठीक है, सिल्वर का क्या कैसा कलर है, ग्रे टाइप का कलर है। तो यहां पे क्या बनता है, ये सिल्वर का कलर नजर आने लगता है, ठीक है, ग्रे टाइप का कलर होता है। अब इसी रिएक्शन से क्या करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी
इसी रिएक्शन की वजह से होती है। ठीक है, ये आपका हो गया फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब आती है बात थर्मल डिकम्पोजिशन में, यानी इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे एक कंपाउंड है FeSO4, जब ये ब्रेक होता है, डेल्टा, डेल्टा मतलब हीट है, ठीक है, डेल्टा बोलते हैं उसे, उसका मतलब क्या है, हीट, हीट यहाँ पे डाल रहे हो, तो ये बनता है आपका Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है। अब जब ये ब्रेक होता है इसमें, तो ये आपका रस्ट का एग्जांपल है, जंग है ये। ठीक है, तो ये कौन से कलर का होगा, ब्राउन, है ना, ब्राउन कलर का होगा। जब ये गैस निकलती है, इनकी स्मेल पता है कैसी लगती है, कि सल्फर जल रहा है। अब आपको कैसे पता चला सल्फर जलेगा, आपने दिवाली पे नाल जरूर फोड़े होंगे, जो डंडे से मारते हैं फिर वो फटता है, तो उसकी जो स्मेल आती है वही सल्फर की स्मेल है। ठीक है, उसमें भी क्या डलता है, गंधक, पोटास, गंधक ही आपका सल्फर है। ठीक है, गंधक का इंग्लिश में नाम क्या है, सल्फर। तो वो जब जलती है जो स्मेल आती है वो सल्फर की ही आती है। आपने सुना होगा ना, जब एकदम गंदी सी स्मेल आती है तो बोलते हैं गंधक शायद ज्यादा डाला होगा इसमें, इसलिए आती है ना, तो वो इसी की स्मेल होती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है आपका PbNO3 वोल्ट वाइज। जब इसे ब्रेक करते हैं हीट की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, PbO प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है आपकी, ये रेडिश ब्राउन टाइप की होती है। कैसी होती है ये, रेडिश ब्राउन। ठीक है, यानी जब ये गैस निकलती है तो ब्राउन कलर की फ्यूम जैसी आपको नजर आती दिखाई देगी। जैसे आप धुएं को देखते हो व्हाइट व्हाइट सा लगता है, ऐसे ही यहाँ पे कैसी होती है, ये ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, अगली रिएक्शन है आपकी, मतलब अगला एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट कराते हैं तो क्या बनता है, CO2 प्लस CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपकी तीनों रिएक्शन किसकी है, थर्मल डिकम्पोजिशन की। अब आता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है। ये सारे जो रिएक्शन मैंने अभी बताए, इन सभी में एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। यहाँ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब कराई जा रही है। यहाँ पे सनलाइट एनर्जी क्या कराई जा रही है, एब्जॉर्ब कराई जा रही है। तो ये सारे जो है ये एग्जाम्पल किसके होंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन के। अब इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसे खाली क्यों छोड़े। जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हो एमोनियम क्लोराइड से, तो आपका बनता क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एमोनिया गैस प्लस पानी। ये आपकी रिएक्शन है। अब देखो यहां पर मैंने बोला डिकम्पोजिशन रिएक्शन सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, लेकिन सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होती, ये उसका एग्जाम्पल है। यानी सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप बोल सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो कंपाउंड है और ये दोनों आपस में आयंस एक्सचेंज करके क्या बना रहे हैं, अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। यहाँ पे ऐसा तो नहीं हुआ कि एक कंपाउंड था वो ब्रेक होके सिंपल कंपाउंड में ब्रेक हुआ, नहीं ना, ऐसा नहीं हुआ। तो वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे सब चीज मैंने बता दी। अब एनोड होता है आपका ये रॉड और कैथोड होती है ये। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ये भी बात ध्यान रखना, आगे वैसे मैं बता दूंगा। ठीक है, अगली टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट
दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। यानी अगर एक एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है दूसरे एलिमेंट से, तो वो एलिमेंट क्या करेगा, लीस्ट रिएक्टिव वाले या लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। एग्जांपल से देखो क्या होता है इसमें, जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, इसमें क्या होगा, आयरन जो है वो कॉपर को हटा देगा और बनाएगा आपका आयरन सल्फेट, प्लस कॉपर आपका सॉलिड फॉर्म में निकल जाएगा। आयरन को आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया। आयरन को एक बीकर में डिप किया जिसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा था, ठीक है। तो उसमें होगा क्या, आयरन जो है वो कॉपर को हटा देगा, लात मार के भगा देगा, बनाएगा आपका आयरन सल्फेट और कॉपर निकल जाएगा सॉलिड फॉर्म में। जब आप बीकर में नेल, आयरन वगैरह की कोई भी चीज डालोगे तो क्या होगा, कॉपर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, स्काई ब्लू, लाइट होता है, मतलब ब्लू कलर का होता है ये। जब आपने आयरन को डाला तो वो जो कलर है वो गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू होता है, यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही नहीं रहा तो कलर काय बात कराएगा, है ना। तो वो जो कलर है वो ग्रीनिश टाइप में चेंज हो जाता है, लाइट ग्रीन बन जाता है, यानी कि फेरस सल्फेट का जो कलर है वो लाइट ग्रीन है। अब जो आयरन आपने डिप करी उसके ऊपर ये जो कॉपर निकला है वो डिपॉजिट हो जाएगा, तो उसके ऊपर क्या ऑब्जर्व करोगे कि उस पे ब्राउन कलर आ गया। कॉपर का कलर ब्राउन ही होता है ना, तो वो आ गया, ठीक है। यानी कि आयरन जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए आयरन ने क्या किया, कॉपर को यहां से हटा दिया। अब एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि रिएक्शन वगैरह करके निकाली गई। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, COPPER, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। अब ये जो है एक सीरीज है, इसमें जो ऊपर एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव है, जो नीचे एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव है। पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और जो प्लैटिनम है वो लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। अब आप देखना कि ये दोनों नीचे थे, सबसे नीचे ये है, उसके ऊपर ये, फिर सिल्वर है, फिर ऐसे जा रहा है। तो यानी कि नीचे जो है वो लेस रिएक्टिव है और ऊपर जो है वो मोर रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसमें आप क्या समझोगे कि ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आयरन था यहाँ पे, ये रहा, कॉपर नीचे था इसलिए इसने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लो, अगर जिंक के साथ कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर आ रहा है, यानी कि मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, तो इसने रिएक्शन करा दी।
अब एक और रिएक्शन लो, लेड लिया आपने और लिया कॉपर क्लोराइड, तो इसमें भी रिएक्शन हो जाएगी PbCl2 प्लस कॉपर। क्यों? क्योंकि लेड जो है वो ऊपर आ रहा है कॉपर के, ठीक है, यानी ऊपर के जो भी एलिमेंट है वो नीचे को सारे एलिमेंट को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जैसे पोटेशियम सबको कर देगा रिप्लेस, सोडियम पोटेशियम को नहीं कर पाएगा लेकिन बाकी सबको कर देगा, कैल्शियम पोटेशियम और सोडियम को छोड़ के बाकी सबको क्या करेगा, रिप्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, रिप्लेस होगा एलिमेंट का, ठीक है। अगली रिएक्शन है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। कैसे? जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, ये आपका रिएक्शन देके बनाता है NaCl प्लस BaSO4 यानी कि बैरियम सल्फेट, ठीक है। इसमें हुआ क्या, जब ये सारे क्या है, एक्वस है यानी पानी में डिसॉल्व्ड है, ठीक है, AQ। लेकिन ये जो बैरियम सल्फेट है ये सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, यानी सॉलिड है। अब इसमें क्या देखा आपने कि जब Na2SO4 पानी में गया तो आपका ऐसे बन गया, SO4 ऐसे बन गया, ठीक है। बैरियम क्लोराइड में क्या हुआ, बैरियम ऐसे बन गया और Cl ऐसे बन गया, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो है Na पॉजिटिव ये Cl के साथ जुड़ जाएगा और बैरियम सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो NaCl बन जाएगा, बैरियम सल्फेट बन जाएगा। अब ये आपका होता है व्हाइट कलर का, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट। अब जिस भी रिएक्शन में ऐसे प्रेसिपिटेट बनता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि द रिएक्शन इन विच precipitate is formed, ठीक है। जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम, जो हमने पहले भी कर रखा है, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड। ये रिएक्ट करने पे क्या बनाता है, PbI2 प्लस यानी लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ऐसे ही ये भी क्या होंगे, आयंस में ब्रेक होंगे और एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे इसमें क्या हुआ था, ये दोनों एक साथ थे तो इसका आयन दूसरे वाले के आयन के साथ चला गया और इसका आयन इसके साथ चला गया। ऐसे यहाँ पे जो Pb है वो I के साथ चला जाएगा, नाइट्रेट है वो K के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा, ये आपका एक्वस है, ये भी एक्वस, ये आपका इंसॉल्युबल है यानी प्रेसिपिटेशन बन गया यहाँ पे सॉलिड, और ये एक्वस, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी रिएक्शन हो गई, एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें आप बैलेंसिंग वगैरह भी देख लो थोड़ा, तीसरा एग्जाम्पल अभी करेंगे, पहले बैलेंसिंग कर लो उसकी। सोडियम 2 सोडियम 1, तो यहां 2 कर लो, ठीक है। सल्फेट 1, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है ना सल्फेट के अलावा यहाँ पे कहीं पे भी, तो सल्फेट 1 सल्फेट 1, बैरियम 1 बैरियम 1, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 यानी बैलेंस हो गया, लेड 1 लेड 1 Pb, NO3 भी यहाँ पे सिंगल यूनिट करके कर सकते हैं हम क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे अलग से, नाइट्रेट 2 नाइट्रेट 1 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेशियम 1 यहाँ 2 है
तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आयोडीन 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 है, यानी बैलेंस है। ठीक है, बैलेंसिंग भी होगी यहाँ पे। अब बैलेंसिंग इसलिए करा रहा हूं ताकि रिवाइज होता रहे बार बार। ठीक है, अब अगली रिएक्शन है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है आपका AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, ये आपका एक्वस, ये भी एक्वस, ये प्रेसिपिटेशन और ये एक्वस। ठीक है, ये सॉलिड। तो इसकी भी बैलेंसिंग कर ले, Ag1 Ag1, NO3 1 NO3 1 Na1, मतलब ये पहले से ही क्या है, बैलेंस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, इस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आपका 11th क्लास में एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें एक डेफिनेशन दी है कि जब भी किसी स्पीसीज में यानी रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया, तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लेकिन वो बात है 11th की। यहां पे क्या है, आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 10th के लेवल पे आपको पढ़ना है। तो ऑक्सीडेशन होता क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन उस रिएक्टेंट ने गेन कर लिया तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या फिर उसने हाइड्रोजन लूज कर दिया उसे भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिडक्शन हम कब बोलेंगे, जब उसने रिएक्टेंट ने हाइड्रोजन गेन कर लिया। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम रिडक्शन, या फिर वो ऑक्सीजन को अपने अंदर से हटा दे। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को लूज कर दे तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन क्या होगा, जब ऑक्सीजन गेन कर लिया, हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, दोनों में से कोई भी एक हो जाए, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कब बोलेंगे, जब हाइड्रोजन गेन कर लिया और ऑक्सीजन निकाल दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दोनों में से एक कंडीशन अगर आ गई तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था एक बीकर में जब हम इलेक्ट्रोड रखते हैं यानी कंडक्टर, और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या होता है, एक की तरफ ऑक्सीजन चला जाता है और एक की तरफ हाइड्रोजन। ठीक है, पानी ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो जिस तरफ ऑक्सीजन गया यानी ऑक्सीडेशन हुआ, तो उस इलेक्ट्रोड को हम बोल देते हैं एनोड, और जिस तरफ हाइड्रोजन गया यानी रिडक्शन हुआ तो उसको हम बोल देते हैं कैथोड। यानी ऑक्सीडेशन किस पे होगा, एनोड पे होगा, और रिडक्शन किस पे होगा, कैथोड पे होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कराएंगे तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर ऑक्साइड आपका ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, और कॉपर जो है आपका ब्राउन कलर का होता है। यानी कॉपर को रिएक्शन कराई हमने, कॉपर की रिएक्शन कराई हमने ऑक्सीजन के साथ, हीट के साथ, हमारा बना कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का है, यानी आपको ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिल गया। और कॉपर का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी ऑक्सीजन उसने क्या किया, कॉपर ने ले लिया, गेन कर लिया। वहीं रिडक्शन की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, हीट देते हैं, यहाँ पे बनता है आपका कॉपर और पानी। ठीक है, H2O। यहाँ पे क्या किया, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को निकाल दिया, तो निकालना यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, आपको रिएक्टेंट को देखना है कि वो प्रोडक्ट में कैसे बदल रहा है, कि रिएक्टेंट कॉपर यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या कर रहा था, ले रहा था, यानी रिएक्टेंट ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। आप यहाँ पे ये नहीं बोलोगे कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन होने के बाद कॉपर ऑक्साइड बना। कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन लूज कर दिया, यानी रिडक्शन हो गया कॉपर ऑक्साइड का, बना क्या आपका कॉपर। ठीक है, तो रिएक्टेंट को देखना है। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं हम। जब हम सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं
तो ये बनता है आपका Na2O, सोडियम का ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अगला एग्जांपल आप देखो, जब आप जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट कराओगे तो जिंक निकलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, ये रिएक्शन आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे रिएक्शन याद होती रहेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ने ऑक्सीजन निकाल दिया तो ये हुआ रिडक्शन, ऑक्सीजन निकल गया ना, तो जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, जिंक का नहीं, जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। कार्बन ने ऑक्सीजन ले लिया तो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। आया समझ में। एक और एग्जांपल देख लो, मैंगनीज ऑक्साइड होता है आपका MnO2, इसको जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब इसमें आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे MnO2 था, यहाँ पे MnCl2 आ गया, यानी कि इसने ऑक्सीजन को हटा दिया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। HCl था, यहाँ पे बन गया Cl2, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया, तो यानी ये हो गया ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। ठीक है, अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है आपकी डेली लाइफ में भी दिखती है, कैसे, कोरोजन। इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर स्लोली डैमेज्ड बाय रिएक्शन विथ एयर, मॉइस्चर, एसिड्स एटसेट्रा। यानी जो आपके मेटल्स हैं वो एयर से या फिर एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेजेंट है उनके साथ क्या करती है, रिएक्शन करती है, और जो मेटल है आपका धीरे धीरे स्लोली स्लोली कोरोड होने लगता है, डैमेज होने लगता है। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कोरोजन। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन होता है मेटल्स का। ठीक है, एग्जाम्पल से देखो, जैसे आयरन का रस्ट में बदलना, जंग लग जाता है जब, तो वो भी क्या है, कोरोजन है। ठीक है, जंग का जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था, क्या होता है, Fe2O3 होता है और .XH2 होता है, .XH2O। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला होता है जंग का। तो ये आपका फॉर्मूला। तो क्या हुआ, आयरन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया ना, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन से हुआ, यहाँ पे एयर के मॉइस्चर से क्या हुआ, जंग लग गया। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, जब आप सिल्वर देखोगे नया आता है तो चमकता है। ठीक है, तो थोड़ी दिनों बाद क्या होता है, 1-2 महीने बाद वो काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो सिल्वर के ऊपर क्या हो गई, ब्लैक कोटिंग हो गई, और वो किसकी वजह से हुई, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड का वहां पे कंपाउंड बन जाता है, जिससे क्या हुआ, वहां पर ब्लैक कलर की एक कोटिंग आ गई। इसका कलर जो है वो ब्लैक कलर होता है, सिल्वर का ग्रे होता है, सिल्वर सल्फाइड का कैसा होता है, ब्लैक। तो वो क्या होता है, ऊपर से ब्लैक कलर आपका दिखने लगता है। कॉपर जो होता है उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है, वो किस वजह से आती है, क्योंकि ये रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ग्रीन कोटिंग वहां पे आ जाती है। अब ये क्या करते हैं, हमारे मेटल्स को डैमेज करते हैं। ठीक है, तो इनसे प्रिवेंशन के लिए, ताकि हमारा जो मेटल है वो डैमेज ना हो, खराब ना हो, तो हम क्या करते हैं, इनके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं, या तो पेंट की या जिंक की। जिंक की जब हम इसके ऊपर कोटिंग चढ़ाते हैं ताकि एटमॉस्फेयर से लिंक इनका हट जाए, तो उसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। जिंक की कोटिंग करना किसी भी मेटल के ऊपर, उसे बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, या दूसरा तरीका है पेंट कर देना, ताकि उसका जो सरफेस है वो एटमॉस्फेयर से डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अगला है रैंसिडिटी। इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स कॉजिंग बैड स्मेल एंड टेस्ट इन फूड। जब आप बासी खाना खाते हो जिसके अंदर ऑयल और फैट प्रेजेंट है, जैसे पकोड़े हैं, ताजे ताजे खाते हो तो उसका टेस्ट जो है वो अच्छा लगता है, क्रिस्पी टाइप होता है, बढ़िया लगता है। लेकिन जब वो सुबह की पकौड़ी आप शाम को खाते हो तो उसका टेस्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा खराब सा हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, फैट और ऑयल प्रेजेंट था, उन्होंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन करी,
उसकी वजह से क्या हुआ, फूड का टेस्ट चेंज हो गया और उसकी स्मेल चेंज हो गई। ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे रेंसिडिटी। अब इससे बचने के क्या तरीके हैं? पहला है एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, बीटा कैरोटीन, बीएचटी। बीएचटी यानी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलीन। ठीक है, फुल फॉर्म है। आगे समझ में, ये ऐड कर दो ताकि वो ऑक्सीडेशन ना कर पाए। या फिर फूड को एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दो। ठीक है, या फिर जो आपके चिप्स के पैकेट्स आते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है ताकि वो ऑक्सीडेशन ना कर पाए। जो चिप्स के पैकेट में हवा होती है वो नाइट्रोजन गैस की होती है, ताकि हमारे जो चिप्स है, कुरकुरे हैं, जो भी है जिनमें ऑयल प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना कर पाए और खराब ना हो। ठीक है, रेंसिडिटी ना हो उसमें। तो ये प्रिवेंशन के तरीके हैं। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इस रिएक्शन से जुड़ी हुई। लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, लेड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ और रिडक्शन कौन सा हुआ। यहां पे लेड ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो गया लेड में, यानी ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, तो ये क्या है आपका रिडक्शन। कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। तो स्टेटमेंट में क्या बोला, लेड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जो कि गलत है, क्योंकि लेड ऑक्साइड हुआ है ना रिड्यूस, तो सिर्फ लेड नहीं हुआ। तो एक आंसर आपका ये हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यहां पे सिर्फ कार्बन हो रहा है ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तो ये हो गया दूसरा आंसर। तीसरा, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, सही है। तो हमें इनकरेक्ट बताने थे। ठीक है, तो ऊपर के दो क्या हो गए आपके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गए। तो ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगी बैलेंसिंग को लेके, क्योंकि ज्यादातर इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, बैलेंसिंग के आएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी और चैप्टर भी आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ये प्रैक्टिस करने के बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपका काम रहेगा कि सिर्फ आपको नोट्स पढ़ने हैं और क्या करना है, अगर आप किसी रेफरेंस बुक को फॉलो करते हैं या उससे पढ़ते हैं तो उसके क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है पहला, इसमें क्या हो रहा है, आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और आयरन बन रहा है। तो इसमें पूछा है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, मैंने यहाँ नहीं लिखा था, ठीक है, भूल गया हूंगा मैं। तो यहाँ पे पूछा है कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो ये आपको दिख रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एल्युमिनियम जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, जैसा हुआ। तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप पहले करो आयरन को बैलेंस। आयरन को बैलेंस करने के लिए यहां 2 है तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, एल्युमिनियम यहां 1 है, यहां 2, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। आयरन 2 इधर, आयरन 2 इधर, एल्युमिनियम 2 इधर, 2 इधर, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, यानी कि जब HCl को आयरन फिलिंग यानी आयरन के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एक तरीके से क्रश कर देते हैं आयरन को, उनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, FeCl2 एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसमें यही पूछा था कि क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब जब हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई तो हमें पता कैसे चलेगा, जब आप इस हाइड्रोजन गैस को जलाओगे तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। जब इसको जलाओगे तो ऐसे पट 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 छोटी छोटी सी आपको आवाज सुनाई देगी। ठीक है, इसे एग्जाम्पल से बताता हूं मैं कैसी आवाज होगी। जब लसन बम आते छोटे छोटे से, वो
लसन बम बोलते हैं उन्हें। उनको जब आप दीवार पे मारते हो या नीचे फेंकते हो तो कैसी आवाज आती है, पट पट ऐसे करके आवाज आती है। तो ऐसे ही आवाज हाइड्रोजन गैस की भी आती है, ठीक है, पॉप साउंड होती है, बहुत धीरे आवाज आती है। अब हम कर लेते हैं बैलेंसिंग, इसको करें बैलेंस, ये तो 2 मिनट में बैलेंस हो जाएगा। कैसे, यहां 2 लगा दो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 Cl 2 Cl, 1 Fe 1 Fe, खत्म। अब बैलेंसिंग का क्वेश्चन आएंगे, इन्हें बैलेंस करना है और प्रैक्टिस होगी आपकी जबरदस्त। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है किससे, नाइट्रोजन गैस से, बन रहा है आपका एमोनिया, ये आपका एमोनिया है। अब इसको बैलेंस करना है, नाइट्रोजन यहां 2 यहां 1, तो क्या करोगे, यहां 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन यहां 6 3 2 6, यहां 2, तो ये 3 से मल्टीप्लाई, हो गया बैलेंस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्या हुआ यहां पर, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, बर्न्स इन एयर यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड यानी H2O प्लस SO2, ठीक है। बैलेंस करो इसे, सल्फर यहां पे एक बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3, 2 ये रहे 1 ये रहा, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, तो यानी आपको इसको बैलेंस करना है बस ऑक्सीजन को। तो क्या करोगे आप, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 इससे कट जाएगा, मतलब ऐसे कटता नहीं है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3/2 से करेंगे तो क्या होगा 3, तो यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन इतने रहेंगे, ठीक है, रहेंगे, हालांकि ये इसी फॉर्म में, तभी तो मैंने बोला था कि ये आप फ्रैक्शन में मत छोड़ना, इसे होल नंबर में कन्वर्ट कर देना। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे हट जाएगा, ये हटा दिया आपने, ठीक है, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन को आधा तो नहीं कर सकते ना आप, हमें पता है कि ऑक्सीजन किस स्टेट में रहेगा, इसी में, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल टूटेंगे 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पानी के और 2 मॉलिक्यूल बनेंगे आपके सल्फर डाइऑक्साइड के, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, 2 ये ऑक्सीजन और 4 ये ऑक्सीजन, 2 सल्फर 2 सल्फर, बैलेंस। तीसरा है बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट, यानी कि इस रिएक्शन में क्या हुआ, बैरियम क्लोराइड यानी BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 होल थ्राइस, ये आपका बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट यानी BaSO4। अब इसमें बैलेंसिंग करनी है आपको, करो आराम से, बैरियम 1 ठीक है, सल्फेट में जितने भी ऑक्सीजन है उसके अलावा कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, तो सल्फेट को 1 यूनिट मान लो, यानी सल्फेट 3 है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा रखा है क्योंकि, तो ये सल्फेट 1 है तो यहाँ 3 लगा दो, 3 सल्फेट हो गया। बैरियम दोबारा से अनबैलेंस हो गया तो बैलेंस को दोबारा कर दो, इसको यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो बैरियम 3 सल्फेट भी बैलेंस है अभी। क्लोरीन यहाँ 6 हो गए, 3 2 6, लेकिन यहाँ 3 ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 क्लोरीन 2 एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। बैरियम 3 क्लोरीन 6 एल्युमिनियम 2 सल्फेट 3 ठीक है। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, वेरी इजी। पोटेशियम मेटल यानी के
रिएक्ट विथ वाटर यानी H2O, क्या बन रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बन रही है आपकी रिएक्शन। देखो ध्यान से, बैलेंस करो, पोटेशियम एक पोटेशियम एक, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस है, तो क्या करोगे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 1 और ये 2 2 बैलेंस हो गया। अब यहां पे हमें क्या करना है, होल नंबर में कन्वर्ट करना है इसको। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4, 0 तो हम कर नहीं सकते, ठीक है, तो नेचुरल नंबर बोल दो, नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना है यहाँ पे। तो 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 लिखो मत, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, चेक कर लो, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 4 हाइड्रोजन, 2 ये रहे हाइड्रोजन, 2 ये रहे, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, खत्म, बैलेंस हो गया, काफी इजी था। अब अगला क्वेश्चन है 5वां, ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है ना, तो हम यही बैलेंस कर दे, कैसे, यही बैलेंस करके यहां लिख देंगे सही से, या फिर चलो यहीं लिख देते हैं, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस पानी, ठीक है, ये बना, बैलेंस करो। अब यहां पे क्या करना है आपको, NO3 अलग से नहीं लेना, क्यों, क्योंकि NO3 में ऑक्सीजन जो आ रहा है वो यहां पे भी अलग से ऑक्सीजन आ रहा है NO3 के अलावा, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग लेंगे ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को, ठीक है। नाइट्रोजन को ही बैलेंस कर लो पहले, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2 यानी 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कैल्शियम 1 बैलेंस है। अब क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस, 6 यहां पे हो गए, 3 2 6 ऑक्सीजन और 2 यहां पे हो गए, तो यानी 8 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में, 3 2 6 और ये 7, तो यानी 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 ऑक्सीजन इधर और 2 ये, 8 इधर 8 इधर, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन 2 और ये 2 4 और ये 2 इंटू 2 4, यानी बैलेंस हो गया ये। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, बन रहा है आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बन रहा है पानी। देखो ध्यान से, अब ये जो रिएक्शन है इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस जहां पे रिएक्ट होते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ये बेस है ये एसिड है, ठीक है। अगली क्लास में मतलब अगले चैप्टर में हम देखेंगे उसको, तो आ गया तो सोचा बता दूं। सोडियम 1 सोडियम 2 मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। सल्फेट यहाँ पे अब देखो ऑक्सीजन अलग से आ रहा है तो ऐसे बैलेंस मत करना, 1 यूनिट मान के, तो सल्फर 1 बैलेंस, मतलब सोडियम और सल्फर बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करो, 2 ये रहे 4 ये रहे 6, 4 ये रहे 1 ये रहा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 6, मतलब ऑक्सीजन इधर भी 6 उधर भी 6, हाइड्रोजन कितने 2 2 4 और ये 4, यानी ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट बना रहा है आपका सिल्वर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ब्रैकेट क्यों लगा दिया मैंने, ब्रैकेट नहीं लगा ना, AgNO3 क्या बना रहा है आपका, AgCl प्लस NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। अब इसमें बैलेंसिंग करो, कैसे, सोडियम 1 बैलेंस है, क्लोरीन 1 बैलेंस है, Ag1 नाइट्रेट, मतलब ये तो पहले से ही क्या है, बैलेंस है, मेहनत खराब कर दी इनने लिखने की। अब 8वां क्वेश्चन, इसको यहीं बैलेंस कर दें, चलो। बैरियम क्लोराइड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से ये बैरियम सल्फेट बन रहा है जो कि इनसॉल्युबल होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है ये, और एसिड निकल रहा है HCl,
ठीक है, तो यहाँ पे पहले बैरियम बैलेंस करो, बैरियम बैलेंस है। सल्फेट को यहाँ पे 1 यूनिट ले लो, सल्फेट यहाँ एक बैलेंस है। Cl2 Cl 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 बैलेंस। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, आपको क्या करना है, इनको पहले वर्ड इक्वेशन से इक्वेशन में सॉल्व करना है, फिर इनको बैलेंस करना है। पहला क्वेश्चन है, क्या बोला है इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH होल टू आइस जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से तो ये बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर प्लस H2O। ये आपको रिएक्शन मैंने व्हाइट वॉशिंग में बताई थी। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करना है। कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2 2 4, 3 1 4, हाइड्रोजन कितने, 2 इधर 2 इधर, ये तो पहले से ही बैलेंस है तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। अगला है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर, यानी कि कैसे लिख सकता हूं मैं इसे, जिंक का Zn, सिल्वर नाइट्रेट का यानी AgNO3, ये पता नहीं ब्रैकेट बार बार क्यों लगा देता हूं NO3 में, ठीक है, AgNO3। आगे बनेगा आपका जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, यहां पे ब्रैकेट लगेगा क्योंकि जो नाइट्रेट है वो डबल है, यहाँ पे एक जिंक 2 नाइट्रेट के साथ बॉन्डिंग बनाता है। और आया है आपका सिल्वर यानी Ag, ठीक है, जिंक ने क्या किया, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि जिंक जो है यहाँ पे हाईली रिएक्टिव है। तो इसकी बैलेंसिंग करते हैं, Zn1 Zn1, सिल्वर 1 सिल्वर 1। अब ये पूरा नाइट्रेट जो है उसे 1 यूनिट मान के सॉल्व करें तो नाइट्रेट यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सिल्वर डिसबैलेंस हो गया तो सिल्वर 2 है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एल्युमिनियम Al कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा CuCl2, ये आपका कॉपर क्लोराइड हो गया, बनेगा आपका एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर, यानी एल्युमिनियम जो है उसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये भी आपकी कौन सी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा था, एक तरीके से आयंस चेंज हो रहे थे। ठीक है, अब इसमें करो, एल्युमिनियम 1 कॉपर 1 कॉपर 1, क्लोराइड 2, यहाँ 3 है, तो इसको कैसे करोगे आप, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो कलर चेंज कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, यानी मतलब ये 2 यहां रख दिया और ये 3 यहां रख दिया। ठीक है, जिससे क्लोरीन 6 हो गया, यहां भी 6, लेकिन एल्युमिनियम 2 हो गया, कॉपर 3 हो गए, तो एल्युमिनियम 2 कॉपर 3 बैलेंस, चेक कर लो। अगला है बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड होता है BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये बनेगा आपका बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। अब देखो ये इतने में ही आ गया और ये 2 लाइन घेर रहा था, तो इसलिए क्या करते हैं, वर्ड से ऐसी इक्वेशन में सॉल्व कर देते हैं ताकि आसान हो जाए लिखने में। बैरियम 1 Cl2 Cl 1 है तो 2 कर दो, ठीक है, पोटेशियम 2 सल्फेट 1 बैलेंस, सिंपल, बहुत इजी था। अब अगला क्वेश्चन है, बैलेंस भी करना और टाइप ऑफ रिएक्शन भी हमें बतानी है। ठीक है, तो ए है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr प्लस, ये मैं लाइन खींच देता हूं क्योंकि यहां से दूसरा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट है, पोटेशियम ब्रोमाइड और बैरियम आयोडाइड यानी BaI2, क्या बन रहा है, पोटेशियम आयोडाइड यानी
आई, बैरियम ब्रोमाइड यानी BaBr2, पोटेशियम ब्रोमाइड, बैरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और बैरियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। पोटेशियम 1 पोटेशियम 1, ब्रोमीन 1 ब्रोमीन 2, तो यानी इसको पहले बैलेंस करो ब्रोमीन को। अब पोटेशियम 2 हो गया, यहाँ पे 1 है, इसे भी 2 कर दो। ठीक है, अब बैरियम 1 आयोडीन 2 बैलेंस हो गया। अब ये जो रिएक्शन है आपकी, ये कैसी टाइप की रिएक्शन है, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि के किसके साथ चला गया, आई के साथ, और Br किसके साथ चला गया, बैरियम के साथ। ठीक है, तो यानी आयंस का क्या हुआ, यहां पे एक्सचेंज हुआ। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ये ब्रेक हो रहा है आपका जिंक ऑक्साइड में ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसको बैलेंस करो, Zn1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 यानी बैलेंस है पहले से ही। तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है सिंपल सब्सटेंस में, यानी 2 या 2 से ज्यादा में बन रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, अगली रिएक्शन है आपकी हाइड्रोजन क्लोरीन बनाते हैं HCl। ठीक है, यहां पर पहले तो बैलेंस करो, हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 हैं, यहां पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई, बैलेंस हो गया। अब ये 2 सब्सटेंस थे, 2 रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट एक ही बना, तो ये क्या हो गया आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगली रिएक्शन है आपकी मैग्नीशियम यानी Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका बनेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करो, Mg1 क्लोरीन 1 क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2, यानी यहां से 2 मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया। तो इसमें क्या हुआ, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जो मेन रिएक्शन है वही पूछी थी इसमें, जो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, ये थोड़ी सी एडिशनल रिएक्शन होती है जो इनमें भी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे आप हीट करोगे तब जाके ये जो है मॉलिक्यूल टूटेगा। ठीक है, तो इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हो आप। तो ये जो मेन रिएक्शन है वो बतानी थी आपको कि कौन कौन सी रिएक्शन यहाँ पे आपको दिख रही है। अब ये क्वेश्चन है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, राइट रिएक्शन लिखनी है हमें। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सिल्वर को हम निकालते एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट से उसे सिल्वर को निकालते हैं कॉपर की प्रेजेंस में। कॉपर क्या करता है, सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है तो सिल्वर को बाहर निकाल देता है धक्के मार के, तो उसकी रिएक्शन निकली। सिल्वर नाइट्रेट होता है आपका AgNO3, कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं यानी कॉपर, बनेगा आपका Ag प्लस कॉपर नाइट्रेट, ये बन गया। अब यहां पे क्या हुआ, कॉपर ने Ag को बाहर निकाला, बना आपका Ag और कॉपर नाइट्रेट, इसे भी बैलेंस कर दो। नाइट्रेट 1 नाइट्रेट 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिल्वर 2 सिल्वर 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस। ठीक है,
तो ये क्या है आपकी, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब मैंने जो है आपको बताया था कौन कौन से मेटल्स जो है या कौन से एलिमेंट किस एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसका याद करने का तरीका मैं बता देता हूं, यहां बताता हूं। PSC मैजिल हार्डली could make solid gold perfectly। ठीक है, दिख रहा है? कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं दोबारा से, शायद बाहर जा रहा होगा। PSC मैजिल हार्डली could make solid gold perfectly। ठीक है, परफेक्टली। ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं ऊपर जो लिखा है, शायद बाहर जा रहा होगा इसलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। बाकी तो वीडियो एडिटिंग जब करेंगे हम तब देखेंगे बाहर गया था या नहीं। ठीक है, P से पोटेशियम, S से सोडियम, C से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्युमिनियम, Z से जिंक, I से आयरन, L से लेड, हार्डली से हाइड्रोजन, कुड से कॉपर, मेक से मर्क्यूरी, सॉलिड से सिल्वर, गोल्ड से गोल्ड, परफेक्टली से प्लैटिनम। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका हो गया है समाप्त। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।